हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जो वक्फ प्रॉपर्टी का बिल है जो 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम समझेंगे, जिससे हम ये देख सकें कि सरकार क्या बिल लेके आई है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ताकि हम अपने खुद का दिमाग लगा के इसको एनालाइज कर सकें। तो दोस्तों, वक्फ प्रॉपर्टी एक तरह की प्रॉपर्टी है जो इस्लामिक लॉ के अंडर में डोनेट कर दी जाती है वक्फ बोर्ड को। अभी मैं बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के बारे में जान लें। प्रॉपर्टी दोस्तों, ये प्रॉपर्टी एक मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल में जैसे ये प्रॉपर्टी कैश भी हो सकती है, लाइव स्टॉक्स जैसे जानवर हो गए, कैटल्स हो गए, आपकी गाय भैंस, ये सब हो सकती हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, ये सब मूवेबल में आ गए। तो एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी हुई, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई। तो इस दो तरह की मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो इस्लामिक लॉ के अंडर में डोनेट कर दी जाती है। किस पर्पज़ के लिए? जो सोसाइटी और किसी ग्रुप के बेनिफिट के लिए यूज़ की जाए। अब मेन चीज़ ये है फ्रेंड्स कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ना ही गिफ्ट किया जा सकता है। ओके, सो अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये कोई भी मेंबर डोनेट कर सकता है। ओके, सो अब ये जो वक्फ प्रॉपर्टी, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड का मेन काम क्या है? जो भी डोनेटेड प्रॉपर्टी है, जिसे हम वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं, उसका मैनेजमेंट करना, उसका ओवरसाइट रखना, उसकी निगरानी रखना। ओके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना अच्छे से। इसका ये काम किसका है? वक्फ बोर्ड का। सो ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, इसका बाय डेफिनेशन हम जाए तो ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम होती है, एंड अल्लाह इज़ द गार्जियन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो दिस प्रॉपर्टी हैज़ नो ओनरशिप अदर देन अल्लाह। ओके, सो ये तो हुई वक्फ प्रॉपर्टी, और उसको देखता कौन है? वक्फ बोर्ड। अब ये जो सरकार जो बिल लेकर के आई है 2024 में, अब इस बिल के क्या मायने हैं? इस बिल के मायने ये हैं कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टी की बेसिकली जो मैनेजमेंट और उसकी जो ओवरसाइट है, उसकी जो निगरानी है, मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बदलने की बात कर रहा है। ओके, कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो हम कुछ सिंपल भाषा में ये समझेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हम इसके बैलेंस करके देखेंगे, और फिर खुद समझेंगे कि क्या सरकार ये जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारी माइनॉरिटी है, उसके बेनिफिट के लिए है या फिर कुछ और कुछ है। ओके, सो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि जो जैसा गवर्नमेंट का मानना है कि इसमें जो इंक्लूसिविटी है, मतलब जो समावेशी एक कल्चर है, उसको बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी तक जैसे सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही अलाउड हैं इसमें मेंबर बनने के लिए, या फिर इसका सीईओ बनने के लिए वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए अभी तक सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स अलाउड है, और उसका सीईओ भी मुस्लिम ही होगा। तो अब फ्रेंड्स, इस बिल के अंडर में क्या हो सकता है कि इसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होने चाहिए, और जो सीईओ है उसे भी अनुमति मिलेगी। दैट इज ऑल्सो अलाउड, द नॉन मुस्लिम मेंबर्स इज ऑल्सो अलाउड टू बिकम सीईओ। तो ये जो अभी तक जो प्रोहिबिशन था नॉन मुस्लिम का, वो हटाने की बात इसमें की गई है। तो नॉन मुस्लिम मेंबर भी सीईओ बन सकता है वक्फ बोर्ड का। ओके, सो इससे एक तो डाइवर्सिटी आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऐसा बिल का मानना है। साथ में जो एक मेन चीज़ है, इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक काफ़ी ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि वुमेन की पार्टिसिपेशन नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी में। तो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन है, इस बिल से इंश्योर होगी वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर, वक्फ बोर्ड के अंडर में।
इससे साथ में गवर्नमेंट इसको डिजिटाइजेशन करना चाहती है वक्फ बोर्ड का एंड वक्फ की प्रॉपर्टी का, जिसमें सारे जो लैंड के रिकॉर्ड्स होंगे, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होंगे, उसका डिजिटाइजेशन करके उससे क्या होगा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। साथ में जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है इसमें है कि जो कलेक्टर है, जो डीसी होता है शहर का, वी नो दैट इज़ ए आईएएस ऑफिसर, एंड उसके अंडर में जो है वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी, तो डायरेक्ट ओवरसाइट जो है वो वक्फ बोर्ड का वो डीसी के अंडर में आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आ जाएगा। सो उससे क्या होगा कि कलेक्टर क्या कर पाएगा, कलेक्टर उस जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी सर्वे करने की उसको पावर मिलेगी, उसकी जो ओनरशिप है, कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी विवाद खड़ा होता है, तो उसका जो मामला है वो डीसी के पास जाएगा और डीसी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके डीसी उस चीज़ में फैसला देगा। ओके तो सरकार का ऐसा मानना है कि इससे क्या होगा कि एक तो फास्ट रिजोल्यूशन होगा जो वक्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, ओके, एंड जो अननेसेसरी डिले है वो नहीं होगा, क्योंकि जो डीसी है वी नो दैट इज़ द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ प्रॉपर्टी को देखेगी। और अब ये तो हुए फ्रेंड्स पॉजिटिव पॉइंट्स, अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी या फिर जो थिंकर्स एनालाइज कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक तो ये जो बिल है इंडिपेंडेंस को ख़त्म करता है जो मुस्लिम कम्युनिटी की है, ये जो जैसे ये माइनॉरिटी की जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, इसकी जो इंडिपेंडेंस थी वो उसका ब्रीच है, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस का एक एलिगेशन इस बिल पे लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट अपने बंदे इसमें बिठा देगी, एंड जो एक इंडिपेंडेंस थी, जो एक इनका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन था, ऑटोनॉमी थी, वो ब्रीच हो रही है और वो ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से, और सरकार धीरे धीरे पूरा टोटल कंट्रोल कर लेगी वक्फ प्रॉपर्टी पे। और साथ में हमें ये भी पता है कि अगर कोई मामला ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला जाता है तो फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो होते हैं कि सरकार अपने तरीके से मामलों को डिले भी कर सकती है, अदरवाइज जो मामले वक्फ बोर्ड अपने तरीके से हैंडल करता वो ना हो करके अब डीसी हैंडल करेगा, जिसकी वजह से जो मेंबर्स हैं या फिर जो डिस्प्यूट्स हैं वो डीसी के पे डिपेंड हो जाएंगे। ओके अब और दूसरा मैटर इसमें ये है फ्रेंड्स, नेगेटिव पॉइंट में हम बात करें तो जो वक्फ प्रॉपर्टी है अभी तक ये स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी, मतलब कहने का है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर देती। तो अब जैसे कलेक्टर को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो अथॉरिटी दी गई है, इसकी वजह से डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओवरसाइट कर रही है, तो ये एक ओवर रीच का भी इशू इसमें बनता है कि क्योंकि जो ये वक्फ के मैटर्स होते हैं दे आर लोकल मैटर्स, यू नो, दे आर कम्युनिटी स्पेसिफिक मैटर्स, तो स्टेट इसमें बेटर हैंडल कर सकती है, ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये एक थिंकर्स ने नेगेटिव पॉइंट में इंक्लूड किया है। और कई बार क्या होता है कि जो डीसीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, वो मिसयूज भी कर सकते हैं अपनी पावर का, पॉलिटिकल बायस के चलते जो मिस जजमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो एक ऑटोनॉमी थी वक्फ बोर्ड को, वो उनको एक एप्रीहेंशन, उनको डर है कि वो ख़त्म होती चली जाएगी और वो शिकार बन जाएंगे सरकार की गलत नीतियों का। और तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स इसमें कि जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका ट्रस्ट का सबसे मेन इशू है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें एक एप्रीहेंशन है कि धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये एक कुठाराघात और एक डाका डालने वाली एक पॉलिसी है, एक बिल लेके आए हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर एक मिसट्रस्ट काफ़ी बड़े लेवल पे जनरेट हो गया है, एक पैदा हो गया है, जिसकी वजह से जो एप्रीहेंशन है वो काफ़ी बड़े लेवल पे देखी जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी में कि ये जो बिल है उनके राइट्स को, उनकी प्राइवेसी को, उनकी इंडिपेंडेंस को इन्फ्रिंज करता है। सो दिस वाज द थर्ड नेगेटिव पॉइंट। सो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ को, अब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स पे डिस्कस किए, नेगेटिव पॉइंट्स पे डिस्कस किए, अब हमें ये बैलेंस इसमें देखना है कि बैलेंस जो है गवर्नमेंट ओवरसाइट का, एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया एक फैक्टर कि गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, एक फैक्टर हो गया कि कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से मैनेज करे, जो कम्युनिटी ऑटोनॉमी। सो टू फैक्टर्स आर देयर, गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड कम्युनिटी ऑटोनॉमी।
ओके, सो दीज फैक्टर्स नीड टू बी बैलेंस। तो अब हमने मोटा मोटा इसको देख लिया, अब हम इससे खुद भी स्टडी करें, कुछ पॉइंट से खुद भी इसको समय निकाल के हम स्टडी करें, तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरफ पलड़ा भारी है। एंड ऑल्सो फॉर्म योर ओन ओपिनियन एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। आई होप कि आपको मेरे एनालिसिस से हेल्प मिली होगी इस बिल को समझने में। इसी तरह के मैं और एनालिसिस लेके आता रहूँगा। थैंक यू, गुड इवनिंग।